वंस अगेन मोस्ट ऑफ वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज हम चर्चा करेंगे वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि को समझने के लिए हमारी जो सारणी है उसको समझना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक ज़रूरी है। अगर हम अच्छी तरह से इस सारणी को समझ पाएंगे तो ही हम वज्रगुणन विधि द्वारा सॉल्यूशन कर पाएंगे। देखिए, ये अपने रेखा युग में अर्थात ये समीकरण है अपने, ठीक है। इस यहाँ पर A1/A2 है, B1/B2 है, C1/C2 अनुपातों की तुलना है, ग्राफीय निरूपण है और बीजगणितीय निरूपण है। अगर हमको ये सारणी याद होगी तब जाके हम वज्रगुणन विधि के द्वारा जो है सॉल्यूशन प्राप्त कर पाएंगे। देखो, मान लीजिए एक क्वेश्चन है अपने पास, एक रेखा युग्म है, एक क्वेश्चन है। युग्म का मतलब क्या होगा? देखो, युग्म युग्म जहाँ भी शब्द आएगा मतलब जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा किसका होगा? दो समीकरणों का होगा, ठीक। तो वज्रगुणन का जहाँ भी क्वेश्चन आएगा वहाँ कंपलसरी दो समीकरण तो होंगे ही अपने, ठीक है ना। अपन को देखना है कि जहाँ भी वज्रगुणन का क्वेश्चन आएगा, प्रतिस्थापन का आएगा, विलोपन का आएगा, वहाँ पर या फिर ग्राफीय निरूपण आएगा, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर दो समीकरण अवश्य ही प्राप्त होंगे या अवश्य ही दिए हुए होंगे। तो देखो, ये समीकरण दिए हुए हैं अपने पास। पहला क्वेश्चन है x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0। सबसे पहले जो द्विघातीय समीकरण होता है उसका प्रारूप क्या होता है? इसका प्रारूप होता है ax + by + c = 0। क्या होता है अपने पास? ax + by + c = 0। ax² + bx, नहीं सॉरी, यही होगा अपने पास ax + by + c = 0। देखो, अब इस प्रारूप की सहायता से अपन को देखना है इसमें a कौन सा है, b कौन सा है। अब देखो, ये यहाँ पर दो समीकरण है ना, तो ये a1 हो जाएगा, इसके आगे वाला ये b1 हो जाएगा। देखो, a1x + b1y + c = 0, c1 = 0। इसी प्रकार a2x + b2y + c3 = 0। तो यहाँ से हम a और तुलना के द्वारा a b c का मान देखो। x का गुणांक कितना है? 1 है ना, 1 है ना x का गुणांक। तो a1 का मान कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। a2 का मान यहाँ से अगले समीकरण से जो x है ना 3x है, तो x का गुणांक कितना है? 3। तो a2 का मान कितना हो जाएगा? 3। तो a1/a2 का मान कितना हो गया? 1/3। उसी प्रकार b1/b2 का मान देखो, b1 कितना है? -2 जो y का गुणांक है, और b2 कितना है? 4 जो y का गुणांक है, तो -2/4। इसी प्रकार c1/c2 देखो, c1 मतलब अचर पद। अचर पद कौन सा है? कुछ नहीं है ना, तो 0 मान लेंगे, ठीक है ना। कितना है? 0। और यहाँ कितना है? अचर पद 20 है। कितना है? 20, लेकिन 20 किसका है? माइनस का है, -20, 0/-20। उसी प्रकार इसमें देखो, 2/4, 3/6, -9/-18, ठीक है। 1/2, 2/4, -4/-12। देखो, आपको पता ही है ये a1/a2 है, b1/b2 है। देखो, यहाँ पर समीकरण में देखो, ये इसके बराबर भी नहीं है ना, मतलब a1/a2 बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो, a1/a2 है ना, b1/b2 के बराबर कैसे है? देखो, 2/4 है, 2 से भाग देंगे 1/2, 3/6 है 1/2, -9/8 -18 माइनस माइनस प्लस 9 एकम 9, 9 दूना 18, 1/2। ये भी 1/2, ये भी 1/2, सरल करने पर ये भी 1/2। तो ये यहाँ क्या स्थिति बनी है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब तीनों के मान क्या है? समान प्राप्त हुए। अगला वाला एग्जाम्पल देखो, 1/2, 2/4 -4/12। इसका मतलब भी 1/2 होगा, इसका मतलब होगा 1/3। ये और ये बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसे क्या बोलते हैं? इक्वल नोट, ठीक है ना। इक्वल का मतलब समान और नोट यानी नहीं है, अर्थात समान नहीं है। जहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी वहाँ पर क्या करेंगे अपन? देखो, अगर मान लो ये स्थिति उत्पन्न हो गई, 3 स्थितियाँ बनेंगी ऐसे क्वेश्चनों में। अगर अपने पास स्थिति बन गई कि a1 और a2 का जो मान है ना b1/b2 के बराबर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे अपन? तो वहाँ अगर पूछेगा क्या रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो हाँ बोलेंगे हम, हाँ प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ठीक है ना। हाँ, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, तीनों के मान बराबर आ गए, तो क्या लिखेंगे? रेखाएं संपाती होंगी, ठीक है ना।
संपाति यानी एक दूसरे के समान होगी। अगर ऐसी स्थिति आ गई जिनमें दोनों के मान तो समान है लेकिन तीसरे का मान समान नहीं है, तो क्या करेंगे कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। समांतर रेखाएं जानते हो ना आप। देखो, प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, ठीक, काट रही है एक दूसरे को। संपाति का मतलब होता है रेखाएं सीधी जा रही है, ठीक, ठीक है, सॉरी, संपाति का मतलब होता है रेखाएं संपाति है, ठीक, सीधी है। समांतर का मतलब क्या होता है, ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा अपन को, ये क्वेश्चन दे देगा, ये क्वेश्चन दे देगा, ये क्वेश्चन दे देगा, और बोलेगा यदि समीकरण का केवल एक हल है तो वो हल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, यदि समीकरण के अपरिमित रूप से एक हल है तो वो ज्ञात कीजिए। अगर कोई हल नहीं है तो फिर अपन कुछ ज्ञात भी नहीं कर सकते हैं। तो अपन को करना क्या है, अगर ये इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होगी ना तो वज्र गुणन विधि के द्वारा हल करेंगे। अब वो वज्र गुणन विधि देखो जानते हैं क्या होती है। सबसे पहले अगर आपको एक बार पुनः मैं बोल देता हूँ, अगर ये सारिणी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई तो ही जाकर आप वज्र गुणन का क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सारिणी समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन वज्र गुणन का। देखो, अपने पास क्वेश्चन है 2x + 3y = 46 और 3x + 5y = 74 बराबर कितना है, 74। सबसे पहले क्या करेंगे, इधर के जो पक्ष है ना इसको भी इधर वाले ले आएंगे, पक्षांतरण करके एक साइड ले आएंगे, क्योंकि अपना प्रारूप होता है ax + by + c = 0। इधर 0 रखेंगे, ठीक है ना। तो देखो, 0 करने के लिए इस प्रकार अपन ने समीकरण को व्यवस्थित कर लिया। देखो, -46, अगर 46 इधर का इधर आ जाएगा तो -46 = 0, और 74 प्लस का इधर आएगा तो -74 = 0। ये माइनस का चिन्ह, ठीक है ना, ये कुछ नहीं है अपन का। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, अपन को प्रारूप पता है ना, देखो लिख देंगे अगर समझ नहीं आ रहा है तो। देखो, इससे क्या करेंगे, अपन को वज्र गुणन से हल करना है तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे अपन, जो गुणांक है वो ज्ञात करेंगे। a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यह है अपना a1x b1y c1 = 0, a1x b1y c1 नहीं a2x b2x और c2 = 0। तो यहाँ से देखो तीनों अनुपात ज्ञात करेंगे। यहाँ से तीनों अनुपात आ गए, a1/a2 मतलब a1 का गुणांक 2, a2 का गुणांक 3, 2/3। b1/b2 आ गया 3/5। c1/c2 आ गया -46/-74 आता, लेकिन माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है ना। तो क्या आ गया, ये 46/74। अब देखो करना क्या है अपन को, अपने पास ये प्रारूप है, ठीक है ना। सबसे पहले x, देखो x क्या है, ये x है, तो 2 और 3 है, x है ना। तो x वाले में क्या करेंगे, x को छोड़ देंगे अपन। देखो x वाले में ये x वाला है ना, इसको छोड़ देंगे, x1/x2 का अनुपात है ना, ये उसका गुणांक का अनुपात, इसको छोड़ देंगे, ठीक। अगर x के लिए बोलेंगे तो x यहाँ रहेगा बटे में, x के लिए बोलेंगे तो x को छोड़ेंगे, इन दोनों का उपयोग करेंगे। देखो, b1 को c2 से गुणा करेंगे और b2 को c1 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। किससे करेंगे, सॉरी, यहाँ पे देखो, अगर x वाले के लिए बोलेंगे तो ये दोनों को इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। b1 को c2 से करेंगे और b2 को c1 से। देखो, b1 c2 माइनस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, b2 c1। उसी प्रकार y वाले के लिए, ये y वाला है ना, ये y वाला है ना गुणांक, ठीक है। तो y वाले के लिए अगर देखेंगे तो y वालों को छोड़ देंगे और y वाले के लिए करेंगे अपन, इसको छोड़ देंगे और दोनों को काउंट करेंगे। देखो, a1 c2 माइनस a2 c1, a1 c2, देखो c2 a1 और कौन सा है पहला, a2 c1। देखो, a2 c1 माइनस c2 a1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अचर पद, अचर पद का गुणांक कुछ नहीं है ना, उधर कुछ नहीं रखा ना अपन ने, मतलब 1 मानेंगे, ठीक है। अचर पद का गुणांक क्या मानेंगे, 1 बटे a1। देखो, अचर पद है, अचर को छोड़ देंगे, अचर बटे, देखो अचर को छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, अचर को छोड़ दे, ये बचे ना, तो b1 b2 a1 है ना। देखो, a1 b2 माइनस a2 b1 माइनस a2 b1, इस प्रकार से ये अपन ने प्राप्त किया है। देखो, अब इस समीकरण में जो जो अपने मान है, गुणांकों के मान है, वो रखेंगे और आंसर देखो किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखो, अब अपन ने इस प्रारूप के अनुसार इसको जमाया। देखो, x बटे b1 c2, ठीक है ना, b1 c2। देखो, b1 का मान कितना है, b1 का मान है अपना
3, ठीक है ना। B1 के सामने कितना है 3, और C2 का मान कितना है 74, तो 3 गुणा 74, ठीक है ना। 3 इंटू 74। देखो अपन ने ना एक चीज़ सॉल्व की है यहाँ पे, ये माइनस का 46 और ये माइनस का, देखो ये माइनस का और ये माइनस का था ना, वो बात सही है, अपन ने माइनस और माइनस को प्लस कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने यहाँ पर -74 लिखा है, इसको प्लस का भी लिख सकते थे, लेकिन फिर ये भी प्लस का रहेगा, ठीक है ना, समझे। देखो अगर अपन ने इसको प्लस का 74 लिख देते ना यहाँ पे, देखो तो फिर इसको भी 46 का प्लस का लिखते, लेकिन अपन ने C1/C2 को अनुपात है ना, माइनस माइनस काट दिया ना, तो काटा नहीं है, ऐसे कैसे लिख दिया इसको, ठीक। देखो B1 C2 फिर माइनस का चिन्ह B2 C1, B2 कितना है 5, B2 कितना है 5, ठीक है, माइनस का चिन्ह है ही प्रश्न में। B2 कितना है 5, और C1 कितना है, C1 अपना -46, कितना है -46, बराबर y बटे -46 इंटू 3, वो कैसे, C1A2 माइनस C2A1, ठीक है, C2A1। उसी प्रकार बराबर 1 बटे, देखो क्वेश्चन में है ना एक और है ना, बराबर 1 बटे A1B2, A1 कितना है 2, B2 कितना है 5, 2 इंटू 5, फिर माइनस का चिन्ह A2B1, A2 कितना है, A2 है अपने पास 3, और B1 कितना है, B1 है 3, 3 और 3, देखो 3 और 3, ठीक है। देखो x बटे, इसको इससे गुणा करेंगे -222, इसको इससे करेंगे +230, बराबर y बटे, इसको इससे गुणा करेंगे 138 माइनस के, प्लस इसको इससे गुणा करेंगे 148, बराबर 1 बटे 5 दूनी 10 -3 थी 9, ठीक है। x बटे, इसमें से ये घटाएंगे, 230 में से 222 जाएंगे तो 8 बचेंगे, ठीक, बराबर y बटे 10, इसमें से ये जाएगा तो 10 बचेगा, बराबर 1 बटे 10 में से 9 गए तो 1। देखो अपने पास ये प्रतिरूप है, ये x बटे 8 है, देखो ये y बटे 10 और ये 1 बटे 1, तो ये अचर पद है ना, इसकी तुलना करेंगे। देखो इस पद को एक बार इसके बराबर रखेंगे और इसको एक बार इसके बराबर रखेंगे, जिससे अपना x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो x बटे 8 बराबर 1 बटा 1, ठीक है ना, पहले इसको इसके बराबर रख लिया, फिर इसको इसके, y बटा 10 बराबर 1 बटा 1। देखो मैंने पिछले वाले जो प्रतिस्थापन विधि थी उसका जो वीडियो था, उस वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर ऐसी स्थिति कहीं भी उत्पन्न हो जाती है तो अपन क्या करते हैं, उसका वज्र गुणा करते हैं। देखो x को 1 से गुणा किया, वज्र मतलब क्रॉस मल्टीपल, ठीक है ना। 8 को 1 से गुणा किया 8, x को 1 से गुणा किया x बराबर कितना आ गया 8, उसी प्रकार y बराबर 10, तो ये अपना x और y का जो है मान प्राप्त हो गया। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।